हम में से कौन ऐसा है जो कि हर रोज़ पैसे रुपए का इस्तेमाल नहीं करता हो। अधिकांश लोग बैंक की सेवाएं भी लेते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर पैसे या बैंक ऐसी चीज़ों का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है। तो जिस विषय पर हम चर्चा करने जाएंगे वह विषय है मुद्रा और साख। तो मुद्रा क्या है? मुद्रा मतलब करेंसी। इसको थोड़ा हम आगे और समझेंगे। साख क्या है? साख सामान्य शब्द है। अगर आप समझेंगे तो आदमी कहता है उनकी साख बहुत ख़राब हो गई, मतलब उनका क्रेडिट बहुत ख़राब है। मतलब जहाँ पर विश्वास है वही हमारा साख है ना। तो अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर पैसे रुपए की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? ऐसा क्या कारण है जहाँ पर कि हमें पैसे रुपए की या आर्थिक क्रियाकलापों में इनका क्या रोल है? आप जानते हैं कि सभी चीज़ों का आधार क्या है? आर्थिक क्रियाकलाप, अर्थव्यवस्था। तो हमें उस पर सबसे ज़्यादा केंद्रित होना पड़ता है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के सभी पहलू उसी पर निर्भर करते हैं। कहते हैं मनी इज़ अ प्राइम मूवर। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि जब रुपए पैसे या करेंसी हमारे यहाँ नहीं थी तब लोग कैसे काम करते थे। तब होता क्या था कि बार्टर सिस्टम था। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि हम कोई सामान, जैसे कि हम गेहूँ उत्पादन कर रहे हैं, हमें चावल की ज़रूरत है, हम मार्केट में गए या किसी से बात किए कि भैया मेरा गेहूँ ले लो, मुझे चावल दे दो। लेकिन हो सकता है कि उसके पास उसको गेहूँ की ज़रूरत नहीं हो या उसको चावल की ज़रूरत नहीं हो। तो क्या ये स्थिति पैदा हो सकती है कि दोनों के बीच में आदान प्रदान हो जाए? नहीं। तो इस बार्टर सिस्टम को समाप्त करने के लिए एक यूनिफाइड, मतलब एक ऐसी व्यवस्था अस्तित्व में आई जो कि सर्वमान्य हो। तो उस अर्थव्यवस्था में ने बार्टर सिस्टम को रिप्लेस किया। और उसको क्यों रिप्लेस किया? क्योंकि देखिए, कहते हैं कि लोगों की अगर समान ज़रूरत हो, समान ज़रूरत का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब क्या है कि अगर वहाँ पर ये व्यवस्था तभी लागू हो सकती थी कि अगर उसको चावल की ज़रूरत हो, उसको गेहूँ की ज़रूरत हो, तो आपस में विनिमय कर सकते थे। मतलब डबल कोइंसिडेंस, ऐसा कोइंसिडेंस है जिसमें कि क्या है, वांट्स छुपी हुई दोनों की बराबर की ज़रूरतें हैं। लेकिन ऐसी स्थिति हमेशा पैदा नहीं होती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि इन्हीं कारणों से जो है मुद्रा अस्तित्व में आया। अब क्या है कि अब इस चीज़ पे हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ये है क्या। आप ये देखेंगे अध्याय 3 का है, कक्षा 10 का अध्याय 3 मुद्रा और साख है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि सामान्य रूप से आपने सोचा होगा कि मैं एनसीईआरटी की चीज़ों को पढ़ा दूँगा, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स को ऐड भी करता हूँ। ऐड इसलिए करता हूँ कि चाहे वो क्लास 10th का स्टूडेंट हो वो भी पढ़ेगा, और जिसका फोकस केवल सिविल सर्विसेज के लिए है, क्योंकि मेरा मेन फोकस यहाँ पे सिविल सर्विसेज के लिए है, तो उस हिसाब से जो है मैं चीज़ों को ऐड भी करता हूँ। एनसीईआरटी अगर किसी पॉइंट को बताता है तो जैसे उसने एक प्राइम मिनिस्टर का नाम लिया कि एक प्राइम मिनिस्टर है, तो प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, कैसे होता है, कौन होते हैं, हम उसकी भी डिटेल में चर्चा करते हैं। यही हमारा एक अलग स्टाइल है जिसके के आधार पर मैं आपको चीज़ों को पढ़ाया जाता हूँ। तो आइए अब इस की चर्चा बंद करते हुए सीधे पॉइंट पर आते हैं और यहाँ पर हम इनको सरसरी निगाह चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। मुद्रा और साख। मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोज़ाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अपने चारों तरफ देखिए, आप किसी एक दिन में मुद्रा से जुड़े कई सौदों को पहचान सकते हैं। क्या आप इनकी सूची बना सकते हैं? बहुत से लेन देन में आप देखेंगे कि मुद्रा के जरिए वस्तुएं खरीदी और बेची जा रही हैं। ऐसे कुछ लेन देन में मुद्रा के बदले सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान ना हो, लेकिन बाद में भुगतान करने का वादा हो। बाद में भुगतान करने का वादा, यही चीज़ें यहाँ पे साख की बात आ जाती है। और दूसरी बात सेवाओं की, वस्तुएं खरीदी नहीं जा रही हैं, इसका मतलब वो सेवा ले रहे हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया कि बैंक से आप कोई सामान नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन बैंक आपको सेवा दे रहा है, ठीक है।
क्या आपने कभी सोचा कि खरीदारी मुद्रा के जरिए क्यों होती है? कारण बहुत सरल है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वो इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है, इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है। फिर इस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए करता है। एक जूता निर्माता का उदाहरण देखते हैं। जूता निर्माता ये है, वह बाज़ार में जूता बेचकर गेहूँ खरीदना चाहता है, ठीक है। ये गेहूँ वाला है, देखिए जूता बनाए, पहले जूते के बदले मुद्रा कहता है कि वो बाज़ार में जूता बेचकर गेहूँ खरीदना चाहता है। जूता बेचने वाला पहले जूतों के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा और फिर इस मुद्रा का इस्तेमाल करके गेहूँ खरीदने के लिए करा जाएगा, है। अब देखिए वो सीधे नहीं कर सकता कि भैया मेरा जूता ले लो तुम गेहूँ दे दो, या गेहूँ वाला ये नहीं कहेगा भाई कि मेरा गेहूँ ले लो जूता दे दो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक ही चीज़ है कि लोगों की ज़रूरत बराबर हो, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स अगर है तभी ये चीज़ लागू होती है। तो इसी के कारण जो मुद्रा अस्तित्व में आया उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। जरा सोचिए कि जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए जूते को सीधे गेहूं से विनिमय करता तो उसे कितनी कठिनाई होती। उसे गेहूं उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना पड़ता जो कि केवल गेहूं बेचना चाहता हो बल्कि साथ में जूते भी खरीदना चाहता हो। यही मतलब ना हो गया कि उसको गेहूं की ज़रूरत हो, उसको जूते की ज़रूरत हो। तब क्या है, दोनों की ज़रूरतें समान होती, लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है। अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ खरीदने और बेचने के सहमति रखते हों। कहता आपकी गेहूं के लिए मैं आपको जूता दूंगा, मुझे जूते नहीं चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए। अब इसकी आवश्यकता बदल गई, यहाँ पर दोनों की आवश्यकता अलग है, जिसको कि मैं बार बार कर रहा हूँ कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग कहा जाता है। एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की भी इच्छा रखता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में बार्टर सिस्टम में जहां मुद्रा को उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है वहां आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग होना अनिवार्य विशिष्टता है। अब ये भी कहता है कि मुझे जूते चाहिए लेकिन मेरे पास गेहूँ नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए जूता चाह रहा है यहाँ पर है ना, लेकिन इसको ज़रूरत किस चीज़ की है? इसको गेहूँ की ज़रूरत है। तो जब गेहूँ की ज़रूरत है तो इसका सौदा हो नहीं सकता, इसका सौदा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसको चावल की ज़रूरत नहीं है, इसको गेहूँ। तो कहता क्या है कि ऐसी स्थितियाँ जब आती हैं तो ऐसे में ही पैसे की आवश्यकता पड़ती है कि वो अपना सामान बेचे, वो अपना सामान। इसके बदले में मुद्रा ले ले। मुद्रा लेने के बाद वो ये जूता भी खरीद सकता है, ये गेहूँ भी खरीद सकता है, ये चावल भी खरीद सकता है, जो कुछ भी करना चाहे। इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की ज़रूरत को खत्म कर देती है। फिर जूता निर्माता के लिए ज़रूरी नहीं रह जाता है कि वह ऐसे किसान को ढूंढे जो न कि उसके जूते खरीदे बल्कि उसके साथ साथ वो गेहूँ बेचे। उसे केवल अपने जूते के लिए खरीदार ढूंढना है। एक बार उसने जूते मुद्रा में बदल लिए तो वह बाजार में गेहूँ या अन्य कोई वस्तु खरीद सकता है। चूँकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम है, इसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। इसीलिए मुद्रा क्या है? एक माध्यम है आपकी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, आपकी आर्थिक गतिविधियों को समान रूप से चलाने के लिए। क्यों? क्योंकि जब मुद्रा जिसके पास है वो कुछ भी खरीद सकता है और आप कोई भी सामान खरीद के मुद्रा ले सकते हैं और उस मुद्रा से आप अपनी आवश्यकता अनुसार सामान को खरीद सकते हैं। प्रारंभिक आहत सिक्के लगभग 2500 पुराने वर्ष, ठीक है। गुप्तकालीन सिक्के, तुगलक सिक्के
अभी देखिए तरह तरह के सिक्कों को दिखाया गया है। आहत सिक्का की बात कर रहा है। मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें इस चीज़ों को मैंने चर्चा किया हुआ, खैर है एंशिएंट मतलब हिस्ट्री में है। तो आहत सिक्के क्या होते हैं? सबसे पहले पंचमार्क सिक्के आते थे। इसमें क्या होता था कि हर शासक अपना एक मुहर लगाते, संकेत लगा देता था। उसका नाम गांव कुछ नहीं होता था, सन कुछ नहीं होता था। उसके आधार पर ही मतलब सब शुरू में जब आए हैं आहत सिक्के आए हैं। आहत मतलब क्या? पंच, आहत करके। तो ऐसे सिक्कों की चर्चा कर रहा है। ये गुप्तकालीन सिक्का दिखा रहा है, ये दिखा रहा है माना कि सिक्के के एक दिखा रहा है कि कैसे कैसे क्रमागत प्रगति होती गई है और हम यहाँ तक आए हैं। मतलब कुछ सिक्कों का उसने उदाहरण दिया है। अकबर के सोने के मोहर, आधुनिक सिक्का। अब ये दिखा रहा है कि आधुनिक की मतलब क्रमागत कैसे इसका विकास हुआ, करते करते जो है हम कहाँ तक आ गए हैं। माना कि सिक्के की बात ही क्यों कर रहा है, लेकिन रुपया तो भी है। हमने देखा कि मुद्रा ऐसी चीज़ है जो लेन देन में विनिमय का माध्यम बन सकती है। सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की चीज़ें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। उदाहरण के लिए बहुत प्रारंभिक काल में ही भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में करते थे। इसके बाद सोना, चांदी और तांबे जैसी धातुओं के सिक्कों का चलन शुरू हुआ, जिसका चलन किसी पिछली सदी तक रहा। करेंसी, मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी, कागज़ के नोट और सिक्के शामिल हैं। वे ऐसी चीज़ें जो पहले के मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी। इसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबे के बने सिक्कों से नहीं बनी है। अनाज और पशुओं की तरह रोज़मर्रा की चीज़ें की नहीं बनी हैं। आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार का अपना कोई इस्तेमाल नहीं है। अब कहते हैं कि पहले तो धातु थी, बहुमूल्य धातुएँ थी, तो उनका एक माना जाता था कि इनकी कोई कीमत होगी। लेकिन आज के डेट में वो कहते हैं कि इस तरह के सिक्के हम नहीं चला रहे हैं। तो सिक्के चला कैसे रहे हैं? सिक्के या रुपए, सिक्के तो मान लीजिए कुछ धातु के बने भी हैं, लेकिन अधिकांश जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो कागज़ या पेपर के कागज़ या कहते हैं वो कुछ उस पर कपड़े भी मिले होते हैं। जिसे कागज़ की मुद्रा कहते हैं, उसमें कपड़े भी कुछ मिले होते हैं। उनको जो है हम प्रचलन में ले आए। फिर इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है? इसे विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। अब कहने का मतलब ये है कि विनिमय का साधन क्यों बनाया जाए? जिस देश में आप रहते हैं सरकार कहती है कि मैं अथराइज करता हूँ कि ये रुपए की वैल्यू इतनी है ना, और मैं गारंटी देता हूँ कि आप जहाँ भी जाएंगे इसकी वैल्यू इतनी ही रहती रहेगी। कहते हैं ना कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। आरबीआई के गवर्नर का साइन रहता है। मतलब क्या है? सरकार उसको प्राधिकृत करती है। ठीक है। अब दूसरी तरफ ये आप देखिए, तो इसका मतलब है कि उस देश के हर एक नागरिक को लेना अनिवार्य है। कोई इसको मना नहीं कर सकता कि ये कागज़ की है या कपड़े का है या धातु है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदों में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। भारत में कोई भी व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपए में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया जाता है। अब यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का केंद्रीय बैंक है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को। हिल्स यंग कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट दिया था, उसके आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। साथ ही ओसबॉर्न स्मिथ 1935 से लेकर के 1937 तक इसके प्रथम गवर्नर थे। दूसरी तरफ ये है कि शुरुआती दौर में ये बैंक तो है प्राइवेट बैंक था, लेकिन बाद में जब देश आज़ाद हुआ है तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि चिंतामुक्त द्वारका नाथ देशमुख 1943 से लेकर के 47 तक
यह जो है यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे और बाद में ये भारत के वित्त मंत्री भी बने थे। वैसे एक वित्त मंत्री की जब बात आती है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आर.के. शनमुगम चेट्टी भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर या वित्त मंत्री थे और ये किसका कार्यकाल था? लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल था। अब देखिए इन चीज़ों को मैंने ऐड किया है क्यों किया, जबकि एनसीईआरटी आपको नहीं बता रहा है, केवल एनसीईआरटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। दिस आर द एडिशनल इंफॉर्मेशन विच आर नीडेड फॉर एनी कॉम्पिटिशन एंड इंटरव्यू एज वेल। ओके, बैंकों में निक्षेप, लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में भी रखते हैं। किसी समय पर लोगों को रोज़मर्रा की आवश्यकता के लिए कुछ ही करेंसी की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए हर महीने के आखिर में वेतन वाले मजदूरों के पास अतिरिक्त नकद होता है। लोग इसे अतिरिक्त नकद का क्या करते हैं? वे इसे बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं। बैंक ये जमा स्वीकार करते हैं और इस पर सूद भी देते हैं। इस तरह लोगों का बैंक धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर सूद भी मिलता है। लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। चूँकि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसीलिए इस जमा को मांग जमा कहा जाता है। बैंकिंग व्यवस्था से सभी लोग परिचित हैं। गांव का भी आदमी जो जब कभी नहीं भी जानता, जन धन योजना से वो परिचित हो गया है कि बैंक व्यवस्था क्या होती है। तो अब देखिए क्या है, बैंक हमें सेवा देते। निक्षेप का मतलब क्या है कि हमारी जितनी आवश्यकता है, हमारे पास जो भी पैसे, अधिकांश पैसे हम बैंक में जमा कर देते हैं। तो होता क्या है, बैंक में पैसा सुरक्षित भी रहता है। अब बैंक उससे अपना भी व्यापार करती है। हमारे पैसे को लेकर के बैंक दूसरों को अधिक इंटरेस्ट रेट पर जो है लोन भी देती है और उनसे अर्निंग करती है, जबकि हमारे जो जमा पैसे होते हैं वह उस पर कम इंटरेस्ट देती है। यही बैंक का बिजनेस का तरीका होता है। लेकिन होता क्या, फ़ायदा क्या होता है आम आदमी को कि उनका पैसा इधर उधर न जाकर के एक जगह पर सुरक्षित रहता है और इसे ही निक्षेप कहते हैं। ठीक है, जमा, डिपॉजिट। अब देखिए उसी को बताया, सेंट्रल बैंक बताया कि केंद्रीय सरकार द्वारा प्राप्त गारंटीड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो उसी की चर्चा कर रहा है कि भारत सरकार का जो केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी गारंटी देता है। मांग जमा एक दिलचस्प सुविधा देता है और यह सुविधा इसे मुद्रा के विनिमय का माध्यम महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है। आपने नकद के बजाय चेक से भुगतान करने के बारे में सुना होगा। चेक से भुगतान करने के लिए भुगतानकर्ता जिसका किसी बैंक में खाता है वो एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। चेक एक ऐसा कागज़ है जो बैंक के किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रुपए का रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। अब देखिए क्या है, इसमें पैसा जो है सेवा के जरिए ट्रांसफ़र हो जा रहा है। आप पैसा किसी को दे नहीं रहे, किसी को आवश्यकता है या किसी को आपको भुगतान करना है तो आपके खाते के अनुरूप आपको चेक इशू होता है और वो ये बताता है, वो चेक अधिकृत करता है कि आप सीधे वो किसी को दे दिए कि भैया लो हमारा 5 लाख रुपया मैं तुमको दे रहा हूँ। आपने चेक पर लिख दिया, वो गया जमा कर दिया क्योंकि आपने उसको नाम काटा है ना। सामान्यतः क्या कहता है, अकाउंट पे ही चेक होता है। अकाउंट पे ही क्या होता है, उसका अकाउंट लिख दिया जाता है कि जिससे पैसा कोई दूसरा कैश ना कर पाए। छोटे मोटे तो पे नाम से भी चल जाता है कि छोटे मोटे अकाउंट हैं तो चेक पर जैसे किसी कैश की ज़रूरत तो लिख देता है उसका नाम और उसके सिग्नेचर को वेरीफाई कर देता है, डबल सिग्नेचर को, कि इनको आप 5,000 या 10,000 रुपया देते हैं। तो चेक क्या है, अब चेक के द्वारा भुगतान कैसे होता है इसको देखिए। जूता निर्माता एम सलीम को चमड़ा आपूर्तिकर्ता को भुगतान करना है।
इसके लिए वह विशेष रकम का चेक लिखता है, अर्थात जूता निर्माता अपने बैंक को चमड़ा आपूर्तिकर्ता को यह रकम देने का आदेश देता है। चमड़ा आपूर्तिकर्ता यह चेक ले जाकर अपने बैंक में जमा कर देता है। धन एक बैंक के खाते से दूसरे बैंक के खाते में कुछ दिन में अंतरित हो ट्रांसफर होता है। यह लेन देन बिना किसी नकद की अदायगी के पूरा हो जाता है। अब देखिए क्या है, सलीम है, इनको किसको पे करना है? प्रेम कुमार को। इन्होंने कॉर्नर में लिख दिया अकाउंट पे ही मतलब किसी उनके अकाउंट में ही जाएगा। फिर ये जो है, अब आप देखिए, इन्होंने कहा कि 57,000 इनको दे दीजिए। बैंक वो ले गए, स्टेट बैंक का चेक जमा किया वहाँ पर, और वो इनके अकाउंट से वो चीज़ें ट्रांसफ़र हो गई। क्यों, कैसे ट्रांसफ़र हो गई? अब देखिए, इनका अकाउंट नंबर है, इससे मालूम हो गया कि इस आदमी ने दिया। पहले इनके अकाउंट को बैंक चेक करेगा कि इनके अकाउंट में इतना पैसा है कि नहीं है, और फिर उसके बाद चूँकि ये अकाउंट पे ये सीधे इनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र होगा, वहाँ से प्रेम कुमार निकाल सकते हैं। ठीक। और दूसरी बात ये है कि देखिए, यहाँ पर कई बार लोग कन्फ्यूजन हो जाता है कि फिर चेक नंबर कौन सा होता है। तो चेक नंबर शुरू के जो 6 डिजिट होते हैं, ये ध्यान दीजिए, ये चेक नंबर होता है। अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम इसको चेक नंबर मांगे कि इसको चेक नंबर मांगे। तो चेक नंबर शुरुआती 2 लिखा होता है वही होता है, और ये जो उनका कोड होता है, बैंक का एक अपना स्पेशल कोड होता है जिससे वो तमाम जानकारियों को लेता है। इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नकद का इस्तेमाल किए हुए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है। अब चेक के क्या फ़ायदे हो गए वो दिखा रहा है। चूँकि मांग जमाओं की करेंसी के साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है, इसलिए किसी बैंक में खाता है, एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। चेक एक ऐसा कागज़ है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को खास रकम भुगतान करने का आदेश दे देता है। ये देखिए, चेक के भुगतान की प्रक्रिया उसने बता दिया। आर्थिक अर्थव्यवस्था में इसे भी मुद्रा समझा जाता है। यहाँ आपको बैंक की एक भूमिका को याद रखना होगा। बैंकों के लिए इन जमा के बदले कोई भी मांग जमा एवं भुगतान नहीं करना होगा। मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और जमा आधुनिक बैंक प्रणाली की कार्यप्रणाली से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। अब देखिए, बैंक क्या है? बैंक का काम केवल है यहाँ से वहाँ उसने कर दिया है, ये आपको सुविधा दे रहा है। कहता है ना, जमा के बदले कोई भी मांग जमा और भुगतान नहीं होगा। मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी और जमा आधुनिक बैंक की प्रणाली की कार्यप्रणाली से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। ये जो है, आओ इन पर विचार करें। चूँकि आप ये समझ गए कि चेक का कैसा प्रयोग करना है, इससे ज़्यादा हम चर्चा नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि टाइम का वेस्टेज होगा। अब बैंक की ऋण संबंधी गतिविधियाँ। अब देखिए, बैंक का रोल दूसरा बता रहा है कि बैंक और क्या कर रहा है। बैंकों की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बैंक जनता में से जो धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं उसका क्या करते हैं, यह एक दिलचस्प क्रियाविधि काम कर रही है। बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। इस उदाहरण के लिए आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 5% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। एक्चुअली रखते हैं, 15 शायद होता है, खैर ठीक है। इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावनाओं को देखते हुए प्रावधान किया गया है। चूँकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ताओं को नकद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नकद से आराम से चल जाता है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है।
हम इसके बारे में आगे खंडों में और पढ़ेंगे। बैंक जमा राशि का लोगों को ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है, मतलब जमा करता एवं उन्हें राशि की आवश्यकता होती, कर्जदार के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज़्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। यही चीज़ मैंने आपको बताया, यही इनकी कार्यशैली है। कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत होता है। अब ये देखिए, एक ये दिखा रहा है, ये आप क्या है, बैंक। जमाकर्ता लोग जो है जमा कर रहे हैं, लोग धन निकालते हैं और ब्याज पाते हैं, ठीक है ना। इसे जमा कर दिया, कुछ पैसा इनके पास पड़ा भी रहता है। लोग ऋण लेते हैं, लोग लौटाते हैं और ब्याज देते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि ये कम है, मतलब इनको ब्याज, जमा करने वाले को ब्याज कम मिलता है और लेने वाले, इसीलिए बैंक बार बार कहते हैं कि बैंक पे आप चले जाइएगा, अगर आपकी क्रेडिट अच्छी है तो बार बार आपको इंस्पायर करें कि भाई साहब हमारे से लोन लीजिए, हमारे से लोन लीजिए। क्यों? क्योंकि जितना आप लोन लेंगे उतना उनको ब्याज मिलेगा। जब ब्याज मिलेगा तो वही उनका बिजनेस होगा। और बैंक एक लिमिटेड अमाउंट हमेशा बैंक रहता है, फिक्स अमाउंट रहता है बैंक के पास। ये नहीं कि जितना पैसा आपने जमा किया वो सब पैसा आपके पास रहता है। इसीलिए फिक्स डिपॉजिट होगा, ऐसी चीज़ होती है जिसे बैंक करीब आश्वस्त हो जाता है कि इतना पैसा इस पीरियड के लिए तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा। माना कि फिक्स डिपॉजिट को तोड़ा भी जाता है, जिसको कि सावध जमा योजना कहते हैं। अक्सर लोगों को आवश्यकताएँ पड़ जाती हैं, वो बीच में उस एफडी को तोड़ करके पैसा निकाल दें, बट दिस इज़ ए रेयर केस, ठीक। हाँ, साख की दो विभिन्न स्थितियाँ। अब साख क्रेडिट की दो स्थितियों की तुलना करना चाह रहे हैं। देखिए, अब वो कहना क्या चाह रहे हैं, पहले इसको देखिए। हमारी रोज़मर्रा की गतिविधियों में ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं जहाँ किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। ऋण उधार से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है जहाँ साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध मुहैया करता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। अब हम निम्नलिखित दो उदाहरण के द्वारा देखते हैं कि ऋण की क्या भूमिका होती है। अब ऋण क्यों लेता है आदमी, है उसकी आवश्यकता है, निश्चित रूप से जिसको आवश्यकता नहीं वो ऋण लेगा क्या। लेकिन ऋण एक सकारात्मक रूप में जाता है, जबकि ऋण आप वापस नहीं कर पा रहे हैं तो वो बोझ बन जाता है। लेकिन अगर सामान्य रूप से आप बिजनेस ऐसी चीज़ों में लगाते हैं जहाँ पर हर समय आपका पैसे का लेन देन बन रहा है और हर बार कुछ उस लेन देन में कुछ पैसा कमा रहे हैं, तो ये इसका सकारात्मक रूप होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे क्या है। त्यौहार का मौसम। अब 2 महीने बाद त्यौहार का मौसम है और जूता निर्माता सलीम के पास शहर के एक बड़े व्यापारी से इतने जोड़ी जूते की मांग आती है जिसे उसे 1 महीने के अंदर पूरा करना है। उत्पादन के काम को समय से पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई और चिपकाने के काम के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता है। उसे कच्चा माल भी खरीदना है। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम 2 स्रोतों से ऋण लेता है। पहला, वह चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है, बाद में भुगतान करने का वादा करता है। दूसरा, वह इस बड़े व्यापारी से 1000 जूते के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नकद कर लेता है तथा महीना खत्म होने से पहले पूरा ऑर्डर पहुंचाने का वादा करता है। महीने के आखिर में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब होता है, उससे अच्छा खासा ब्याज भी लाभ भी होता है और वो उधार धन की अदायगी भी कर देता है। अब देखिए, जूते का व्यापारी है, इसको 3000 जूते की ज़रूरत है, तो अब क्या करेगा, ये कहीं से पैसे लेगा, कच्चा माल खरीदना है, लोन लेगा। लोन में क्या है, पहली चीज़ है कि देखिए, एक तो कहता है कि जिसको ज़रूरत है उनसे कहता है भैया कि 3000 आपको चाहिए तो इसका हमको अग्रिम भुगतान कर दीजिए। अब इसी अग्रिम भुगतान को और दूसरी तरफ वो
किसी ऋण से लेकर के कहता है कि वो चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता, बाद में भुगतान, मतलब ये भी कहता भाई चमड़ा दे दो, एक तरह से वो भी ऋण ले रहा है, कभी मैं भुगतान बाद में कर दूंगा आपको। तो चमड़े में उसने पैसा खर्च नहीं किया। दूसरे तरफ क्या है, देखिए इन जूते पर जिसने 1,000 रुपये 3,000 जूते जोड़ी की मांग किया है, उनसे कहता है 1,000 रुपये का 1,000 जूते का मुझे एडवांस दे दीजिए। तो ऐसा करने भी स्थिति क्या होती है कि सलीम को फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि पैसे का एक सर्किल बना हुआ है, पैसे का एक सर्किल बना हुआ है, और ये अपने छोटे ऋण के व्यवस्था के इस तरीके से करता है कि ज़्यादा पैसे बाहर से लेकर के ही दूसरे के पैसे से ही कमाई भी कर लेता है। तो ये कहता है ये इसके साख पर निर्भर करता है। अगर इसकी साख सलीम की ख़राब होगी तो न तो कोई ऑर्डर देगा, न चमड़ा व्यापारी भी चमड़ा देगा, और न ही कोई इनको 1,000 रुपये जूते का पैसा देगा। सलीम उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की ज़रूरत के लिए ऋण के द्वारा पूरा करता है। ऋण उसे उत्पादन के कार्यशील खर्चों तथा उत्पादन करने के लिए समय पर पूरा करने की मदद करता है। वो अपनी कमाई बढ़ा पाता है। इस प्रकार ऋण एक महत्वपूर्ण तथा सकारात्मक भूमिका अदा कर रहा है। मतलब ये इस ऋण से उसको फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है। तो ये सकारात्मक है, ये लोन पर एक पॉजिटिव है। लोन ज़रूर लिया लेकिन वो सिरदर्द उसके लिए नहीं बना। अब देखिए दूसरी बताता है, अब ये सपना है। सपना की स्थिति क्या है? एक छोटे किसान सपना अपनी 3 एकड़ ज़मीन पर मूंगफली उगाती है। यह है वह इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पर कर्ज को अदा कर देगी। खेती के खर्चों के लिए साहूकार से ऋण लेती है। फसल पर कीटनाशकों के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है। हालांकि सपना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कती है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वह साहूकार का कर्ज लौटाने में असमर्थ रहती है और साल के अंदर वो कर्ज बड़ी रकम बन जाती है। अगले साल सपना खेती के लिए दोबारा उधार लेती है। इस साल फसल सामान्य रहती है, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती है कि वो अपना कर्ज वापस कर सके। वह कर्ज में फंस जाती है और उसे कर्ज का चुकाने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा भी बेचना पड़ता है। यह देखिए सपना की जो समस्या है। लोन ये भी ले रही है लेकिन इसमें रिस्क इन्वॉल्व था। खेती चौपट हो गई, उसके कारण इस ऋण का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। क्यों? क्योंकि इसका भविष्य अनिश्चित था, लेकिन सलीम का भविष्य निश्चित था। यह वही कह रहा है कि सपना की क्या समस्या थी। यह साख मतलब क्रेडिट या लोन के नकारात्मक रूप को बताता है कि लोन जब सिरदर्दी बन जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है। फसल उगाने में बीज, खाद, कीटनाशक दवाओं, पानी, बिजली, उपकरणों की मरम्मत इत्यादि पे काफ़ी खर्च होता है। इसको ग्रामीण परिवेश के रहने वाले लोग या आप शहर के लोग भी सभी जानते हैं कि गांव में कैसे क्या होता है। इन आगतों को खरीदने और फसल की बिक्री होने के बीच कम से कम 3-4 महीने का अंतराल होता है। आमतौर से किसान ऋतु के आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और फसल तैयार होने के बाद वापस कर देते हैं। उधार की अदायगी मुख्यतः फसल की कमाई पर निर्भर करता है। सपना के मामले में फसल बर्बाद हो जाने से कर्ज की अदायगी असंभव हो गई। उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा। ऋण ने सपना की कमाई को बढ़ाने के बजाय उसकी स्थिति बदतर कर दी। इसे आम भाषा में कर्ज जाल कहा जाता है। आदमी कहता है ना, कर्ज के जाल में वो फंस गए। लिया तो अच्छे काम के लिए था कि हम ऐसा कर लेंगे, लेकिन परिस्थितियाँ विपरीत हो गई। इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में ढकेल देता है जहाँ से बाहर निकलना काफ़ी कष्टदायक होता है। अब सपना ऐसे जो छोटे मोटे व्यवसायी होते हैं, व्यवसायी को भी मान सकते हैं, कोई व्यवसाय करने वाला भी हो सकता है, या कृषि कार्य का उदाहरण दे रहा है। ऐसे में क्या होता है कि लोग को बैंक वाले इनको लोन देते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि बैंक
बैंक जिस स्तर का लोन देता है इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कर नहीं सकते हैं। तो ये सामान्यतः साहूकारों से ही, सेठ साहूकारों से लोन लेते हैं और उन्हीं के शर्तों पर काम करते हैं। उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज भी बहुत अधिक होता है, उस जिसको कि चुका नहीं पड़ पाते हैं। अंतिम स्थिति यही होती है कि सेठ साहूकार को उनको ज़मीन जायदाद बेचना पड़ जाता है। कई बार तो लोग घर की ऑर्नामेंट मतलब जेवर वगैरह भी उनके पास गिरवी रख कर लोन लेते हैं। अब बाद में मालूम होता है कि वो उसको छुड़ा नहीं पाए और वो साहूकार का हो जाता है। ऐसी स्थिति में ऋण आय बढ़ाने में सहयोग करती है, जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। दूसरी स्थिति में फसल पैदा होने के कारण ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा देता है। स्वप्ना को कर्ज से उतारने के लिए अपनी ज़मीन का एक हिस्सा बेचना पड़ता है। स्पष्ट है कि उसकी स्थिति पहले की तुलना में बदतर हुई। ऋण उपयोगी होगा या नहीं, यह परिस्थिति के खतरों और हानि पर होने वाले सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है। ऋण की शर्तें। हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है, जिससे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है। इसके अलावा उधारकर्ता कोई समर्थक ऋणाधार गिरवी रखने के लिए मांग कर सकता है। समर्थक ऋणाधार ऐसे ऋण का आधार मतलब किसकी बेस पर उसको लोन दिया जाए, है ना, वही आधार है। कोई भी अगर कोई लोन देता है, चाहे इवन बैंक भी, तो सरकार भी लोन देती है तो उसका एक बेस मानती है। तो वो कहते हैं कि गिरवी रखने समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति जिसका मालिक कर्जदार है, जैसे कि भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंकों में जब पूंजी, और इसका इस्तेमाल वो अपने उधारदाता को गारंटी के रूप में करता है जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता। यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उसे उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणाधार बेचने का अधिकार होता है। संपत्ति जैसे कि जमीन, बैंकों में जमा पूंजी, पशु इत्यादि समर्थक ऋणाधार के अब उदाहरण हैं, जिनका उपयोग कर्ज लेने के लिए किया जाता है। अब वो बैंक कहता है कि अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो बैंक ने कुछ चीज़ों को गिरवी आपको बंधक बना दिया पेपर पे कि ये चीज़ हमारे पास रहेगी, मेन डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेता है। उसमें ऋण की शर्त लिखी रहती है। तो ऋण के शर्तों के हिसाब से अगर आप समय से या सही तरीके से भुगतान नहीं कर पाए तो बैंक को ये अधिकार होता है कि वह आपकी चीज़ों को नीलाम करके उतना पैसा इकट्ठा कर लेती है, जिससे कि बैंक नुकसान में नहीं जाए। अब देखिए क्या यही दिखा रहा है, मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू विथ आवर फास्ट मनी पर्सनल लोन। ऐसी व्यवस्थाएं आप हमेशा देखते हो। आजकल तो मोबाइल पर फर्जी मैसेज दिए आते हैं कि आपका लोन सैंक्शन हो गया, इतना हो गया, उतना हो गया। लेकिन ये तो इसने के इमेजिनेशन किया है कि वो करे कि पर्सनल लोन अगर आपको चाहिए तो हम आपके सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हैं। वो बैंक की स्थिति को बता रहा है कि आइए हम आपको लोन देंगे, आपने जो सोचा है उसको काम को करिए। एक और एग्जाम्पल दे रहा है, मेघा ने घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया। इस कर्ज पर ब्याज की वार्षिक दर 12% है और इस कर्ज को 10 साल में मासिक किस्तों में लौटाया जाना है। मेघा को बैंक से कर्ज लेने के पहले उसे अपनी नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड दिखाने पड़ते हैं। बैंक नए घर के सभी कागजात ऋण आधार के रूप में रख लेता है, जिन्हें मेघा द्वारा ब्याज समेत कर्ज लौटाने पर वापस किया जाएगा। अब वही देख रहा है कि अगर आपको, जैसे मेघा एक आवास ऋण की बात बता दी, आपकी आवश्यकता है आवास है, तो बैंक ने क्या किया, पहले देखा कि आपकी सैलरी क्या है, आप क्या उस पोजीशन में है जबकि बैंक का की जो ऋण उसको वापस कर सकते हैं, मतलब यू आर इन पोजीशन वेयर यू कैन रिपे द अमाउंट व्हाट एवर यू हैव टेकन। दूसरी तरफ क्या है, वो ये भी देखता है कि साथ साथ जिसको आप कहते हैं कि हमने आवास अब खरीदना, कहते हैं ठीक है भाई आवास बनाइए, खरीदिए, लेकिन आवास का डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेता है कि अगर आप उनका ऋण नहीं चुका पाए तो आवास को खुले मार्केट पे नीलाम कर देगा।
अब एक कहानी तो किससे सब समझा रहा है, विविध प्रकार के साख प्रबंध। एक गांव का उदाहरण। रोहित और रंजन ने कक्षा में ऋण की शर्तों के बारे में पढ़ना खत्म किया था। वे अपने इलाके में प्रचलित विविध प्रकार के ऋण संबंध प्रबंधों को जानने के लिए उत्सुक थे। कौन लोग उधार देते थे, कर्जदार कौन है, ऋण की क्या शर्तें हैं। उन्होंने अपने गांव के कुछ लोगों से बात करने का फैसला किया। आगे आप उनका लेख पढ़ सकते हैं। अब वही दिख रहा है कि दो जिज्ञासु बच्चे हैं जो कि ये जानना चाहते हैं कि ये व्यवस्था ऋण कैसे काम करती है ना। वो उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। पंद्रह नवंबर 2019 हम सीधे उन खेतों में जाते हैं जहां दिन के समय अधिकतर किसान और मजदूर काम कर रहे होंगे। खेतों में आलू की फसल लगी हुई है। पहले हम सोनपुर, एक छोटा सा गांव जहां सिंचाई की सुविधाएं मौजूद है, कि एक छोटे किसान श्यामल से मिलते हैं। अब श्यामल बताते हैं अपनी स्थिति क्या है। अब देखिए दोनों की वो चर्चा कर रहे हैं। श्यामल का कहना है कि उसे अपने 1.5 एकड़ ज़मीन को जोतने के लिए हर मौसम में उधार लेने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ साल पहले तक वो गांव के महाजन से ऋण लेता था, जिस पर उसे 5% मासिक ब्याज देना पड़ता था। मतलब 5% मासिक ब्याज। अब देखिए गांव का महाजन क्या दे रहा है, बैंक तो आपको एनुअल देता है पर एनम, लेकिन अगर इसको देखो वार्षिक तो कितने परसेंट होगा, 60%। कहाँ बैंक 10-12% पर देता है, देखिए 7%। पिछले कुछ वर्षों से श्यामल गाँव के कृषि व्यापारी से 3% मासिक ब्याज की दर पर ऋण ले रहा है। जुताई के मौसम के शुरुआत होने पर उसके व्यापारी ऋण पर कृषि संबंधित आगते मतलब ज़रूरत, आवश्यकता, जिसको ज़रूरत कहना चाहिए, मुहैया करता है, जिसे फसल तैयार होने पर वापस करना होता है। ऋण पर ब्याज के अलावा व्यापारी किसानों से वादा लेता है कि वह अपने फसल उसी को बेचेगा। इस तरह व्यापारी निश्चित है कि ऋण की अदायगी समय से हो जाएगी। फसल की कीमतें फसल काटते समय कम होती है, इसलिए वह किसानों से कम कीमत पर फसल खरीद करके बाद में कीमत बढ़ाने पर बेच करके भारी मुनाफा कमाता है। व्यापारी को उस समय फसल खरीदने से जो मुनाफा होता है वह फसल के रास्ते में सस्ते में खरीद कर बाद में कीमत बढ़ने पर बेचता है। अब देखिए क्या कहता है कि श्यामल की स्थिति क्या है। कह रहा है कि अब वो ऋण ले रहा है, लेकिन जिससे ऋण ले रहा है वो शर्त लगा दे रहा है कि भैया जो फसल है आपकी वो आप मुझे ही बेचेंगे। उसका परिणाम क्या हो रहा है, हो सकता है कि बाज़ार में उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन चूंकि उसकी मजबूरी है कि उसने ऋण लिया हुआ है, ऋण लेना है तो उन्हीं के शर्तों पर लेता है। और चूंकि जिसने लोन दिया है उसने बल्क में मतलब थोक में उस सामान को ख़रीद लिया है कम पैसे के रेट पे, और बाज़ार में उसको खुले पे या बाज़ार में थोक पे उसके ज़्यादा रेट पे बेचने के लिए वो चला जाता है। इसलिए वो दोहरा लाभ उठाता है। एक तो उससे ब्याज भी लेता है और दूसरा उसका फसल जो है कम पैसे में वो ख़रीदता है और उसको बहुत अधिक दाम पे बेचता है। अब हम अरुण से मिलते हैं जो किसान मजदूर के काम का निरीक्षण कर रहा है ना। जो अरुण के पास 7 एकड़ ज़मीन है, देखिए बड़ा ज़मीन है। अरुण सोनपुर के उन कुछ लोगों में से है जिनसे खेती के लिए बैंक से ऋण मिला है। अब देखिए ये बड़ा काश्तकारी जी बैंक से लोन ले रहा है। इस ऋण पर वार्षिक ब्याज दर 8.5% वार्षिक, यहाँ पर देखिए 8.5 है, यहाँ पर इनका 60 पड़ रहा है ना। और उसे अगले 3 वर्ष में कभी भी लौटाया जा सकता है। बैंक की शर्त फिक्स है। अरुण की योजना है कि वे फसल तैयार होने पर अपनी उपज का कुछ हिस्सा बेचकर इस ऋण की अदायगी कर देगा। वह बाकी आलू की फसल को शीत भंडार गृह में रख करके बैंक से इसके बदले नया ऋण लेने के लिए दरख्वास्त देना चाहता है। बैंक उन किसानों को ऐसी सुविधा देने के लिए तैयार है जो पहले भी खेती के लिए उनसे ऋण ले चुके हैं। अब देखिए क्या है, यहाँ पे एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया और दूसरा जो व्यापारी है किसान है, किसान कौन, अरुण फ्री है कि अपना सामान कैसे बेचेगा, क्या करेगा। उसने कुछ सामान बेचा और कुछ उसने कोल्ड स्टोरेज में रख दिया कि जब ज़रूरत पड़ेगी, जब आलू का उत्पादन नहीं होगा तो इसको हम अच्छे दाम पर बेचेंगे। और बैंक ने भी उसका आधार बना लिया कि हाँ भाई एक अच्छा साख, इसकी अच्छी क्रेडिट है, इसको हम लोन दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए टर्म्स एंड कंडीशन, शर्तें बिल्कुल स्पष्ट हैं। ये ऋण का सकारात्मक पहलू है।
रमा निकट के खेत में कृषि मजदूर के रूप में काम करती है। साल में कई महीने रमा के पास कोई काम नहीं होता और उसे अपने रोज़मर्रा के खर्चों के लिए कर्ज लेना पड़ता है। अचानक बीमार हो पड़ने पर या परिवार में किसी के समारोह पर खर्च करने के लिए भी उसे कर्ज लेना पड़ता है। रमा कर्ज के लिए अपने मालिक पर, जो सोनपुर का मध्यमवर्गीय भूमि पर आश्रित है। भूमि स्वामी उसे 5% मासिक ब्याज दर पर ऋण देता है। रमा उस कर्ज को भूस्वामी के यहाँ काम करके वापस करती है। अभी देख लीजिए पोजीशन क्या है, यहाँ पर है कि वो उससे काम करवाती, श्रम के रूप में जो पैसा देता है उससे उसके बदले में श्रम लेता है। तो निश्चित रूप से चूँकि उसकी मजबूरी है, अगर वो मान लीजिए कि वो बाहर मजदूरी करे तो उसको हो सकता है 200 रुपये मिला, लेकिन चूँकि वो उन्हीं का काम कर रही है तो वो शायद 100 रुपये पर भी उतना ही काम करवा लेगा। अधिकांशतः रमा को नया ऋण लेना पड़ता है, जबकि वो पुराना ऋण लौटा भी नहीं पाती, इसलिए वर्तमान भूस्वामी के 5,000 रुपये देने पड़ते हैं। यद्यपि भूस्वामी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, फिर भी उसके लिए लगातार काम करती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे ऋण मिल सके। रमा हमें बताती है कि सोनपुर में भूमिहीन लोगों के लिए ऋण का एकमात्र स्रोत भूस्वामी नियुक्ता ही। अब देखिए करी को भूमिहीन, उसके पास कोई साधन ही, कोई आधार ही नहीं है। उसकी आवश्यकताओं के लिए रमा की किस पे निर्भर है? भूस्वामी पर है। उसके पास आर्थिक मतलब आमदनी का कोई भी स्रोत नहीं है। तो वो कहती है, वो मजबूर है कि भैया जिस शर्त पे काम करवाएगा, जैसे भी करेगा। निश्चित रूप से वो बता रहा है कि भूस्वामी अक्सर अच्छा व्यवहार नहीं करते, लेकिन वो उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो उसे सह करके भी कहते हैं कि गिरे मन से भी वहाँ पर काम करने के लिए वो मजबूर है। यह भी एक ऋण का स्वरूप है। सहकारी समितियों से ऋण। बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का एक अन्य स्रोत सहकारी समितियां हैं। सहकारी समिति के सदस्य अपने संसाधनों को कुछ क्षेत्रों में सहयोग के लिए एकत्र करते हैं। कई प्रकार की सहकारी समितियां संभव हैं, जैसे किसानों, बुनकरों और औद्योगिक मजदूरों इत्यादि की सहकारी समितियां। सहकारी मतलब क्या है कि आपस में सहयोग करके एक समिति बनाते हैं, है ना। उसी की वो चर्चा कर रहा है। अब हम बताते हैं सहकारी समिति आगे क्या होती है। कृषक सहकारी समिति सोनपुर के नज़दीक एक गांव में काम करती है। कृषक सहकारी समिति ये एक अलग होगा। मतलब कई तरह की समितियां बन सकती है, बुनकरों की समिति बन सकती है, औद्योगिक मजदूरों की समिति बन सकती है, लेकिन एक का उदाहरण दे रहा है कि जो कृषक सहकारी समिति है इसमें 2300 किसान सदस्य हैं। वह अपने सदस्यों से जमा प्राप्त कराती है। इस जमा पूंजी को ऋणाधार मानते हुए इस सहकारी समिति ने बैंक से बड़ा ऋण प्राप्त किया और इस पूंजी का इस्तेमाल सदस्यों को कर्ज देने के लिए किया जाता है। वह ऋण लौटाने के बाद कर्ज का दूसरा दौर शुरू किया जाता है। अब देखिए क्या है कि यह सहकारी आपस में सहयोग करके इन लोगों ने एक जमा पूंजी इकट्ठा कर लिया। जमा पूंजी इकट्ठा कर लिया तो इनके पास एक बैंक के पास जाने के लिए आधार एक समिति है। तो समिति उसका निर्धारण करती है, एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं होती है, क्योंकि समिति के पास इतनी स्थिति उसकी स्ट्रांग हो जाती है, आर्थिक स्थिति सही रहती है कि बैंक उनको लोन देने के लिए बाध्य रहता है कि हम बैंक को लोन दे सकते हैं। अब सहकारी समितियाँ बनती कैसे हैं, इसके बारे में भी हमको जानना है। सहकारी समितियाँ जो होती है यह जो है 1912 एक्ट के तहत काम करती है। इसमें कोई भी 10 या 10 से अधिक लोग मिलकर के एक समिति बना सकते हैं और एक उनको बाइला दे अपना नियम कानून बनाते हैं जिससे कि सभी सदस्यों को मानना पड़ता है। ठीक है, उसको बाइलास कहते हैं, हिंदी में उपनियम कहते हैं। इसको बनाने के बाद वो रजिस्ट्रार के यहाँ चले जाते हैं और उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, पंजीकरण करवा लेते हैं। इससे क्या होता है कि उनकी वैधानिक स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाती है और वह जो है लोन लेकर के समितियां जो हैं आपसी में जो भी उनके सहभागी लोग हैं, जो कि सहकारी समिति के अध्यक्ष सदस्य हैं, उनको ऋण प्रदान करती है।
भारत में औपचारिक क्षेत्र के साथ देखिए, हमने ऊपर के उदाहरणों में देखा कि लोग विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार के ऋणों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्र ऋण। पहले वर्ग में बैंकों और सहकारी समितियों के लिए कर्ज आते हैं। अनौपचारिक उधारकर्ता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि आते हैं। अब देखिए, औपचारिक है ना, ये ऑफिशियल हो गया। ये क्या होगा, अनऑफिशियल, मतलब जिसकी कि कोई नियम कानून के तहत काम करता है, जिसकी कि एक तरह से कहिए कि उनकी एक वैधानिक स्थिति होती है। अगर हम उससे लोन लेते हैं तो वो कहता है कि औपचारिक हो गया। अनौपचारिक का कोई आधार ही नहीं है। जिससे आप लोन ले रहे हैं, जिससे आप ऋण ले रहे हैं, उसने जो शर्तें डाल दिया है, यू आर बाउंड टू एक्सेप्ट दैट। आपको उसको मानना है तब तो ऋण मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा आपको ऋण। अब कहता है कि आलेख में आप भारत के ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण के विभिन्न स्रोतों को देख सकते हैं। क्या अधिक ऋण औपचारिक क्षेत्र में आ रहा है या अनौपचारिक क्षेत्र से? अब आप इसको समझने की कोशिश करिए कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है, अब देखिए क्या है, सहकारी समितियों को 10% है, व्यावसायिक ऋण जो है 51% बैंक का है। ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति बता रहा है। और जो अनौपचारिक की स्थिति है, अनौपचारिक को देखिए। अनौपचारिक में क्या है, औपचारिक की बात यह है कि ज़मींदार से 15%, साहूकार से 23%, रिश्तेदारों से 7%, एजेंसियों से 3%। ये है, ये क्या है, ये आपको दिखा रहा है कि ये अनौपचारिक स्थितियाँ हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है, औपचारिक में देखिए, ऑफिशियल में देखिए, बैंकों से 51% की बात आप कह रहे हैं। इस आंकड़े को समझ सकते। भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है। उदाहरण के लिए हमने देखा कि बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नकद हिस्सा अपने पास रखते हैं। आरबीआई नज़र रखता है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए है। आरबीआई इस शर्त पर भी नज़र रखती है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों और व्यापारियों को ही तो ऋण नहीं मुहैया करा रहे हैं, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदार इत्यादि को भी ऋण दे रहे हैं। समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किनको ऋण दे रहे हैं और उसकी ब्याज की दरें क्या हैं। अब ये देखिए, वो दिखा रहा है, ये ऋण का प्रतिशत उसे दिखा दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है कहाँ कहाँ से कैसे उनको लोन मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ वो कह रहा है कि जब आप औपचारिक की स्थिति में आते हैं, जहाँ पर कि एक नियम के तहत आप लोन लेते हैं, तो आप बैंकों के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमेशा नियंत्रण रखती, कंट्रोल, निगरानी करती है। वो सोचती कि ऐसा नहीं कि बैंक मनमाने ढंग से जो है बड़े बड़े लोगों को ही लोन दे रहा है, उद्योगपतियों को लोन दे रहा है कि उनका उद्योग दिन दूना रात चौगुना पड़े, छोटे लोगों को दे ही नहीं रहा है। तो बैंक इन सब चीज़ों को हमेशा रिकॉर्ड देखता रहता है कि आप आवश्यकता के अनुसार किसी को कृषि ऋण दे रहे हैं, किसी को आवास ऋण दे रहे हैं कि नहीं, किसी को वाहन ऋण दे रहे हैं कि नहीं। इन सभी एक्टिविटीज़ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है और निगरानी रखता है। अनौपचारिक क्षेत्रक में ऋणदाताओं की गतिविधियों को देख रेख करने वाला कोई संस्था नहीं है। वे ऐच्छिक दरों पर ऋण दे सकते हैं। उन्हें नाजायज़ तरीके से अपने पैसे वापस लेने को रोकने वाला कोई नहीं। क्यों? क्योंकि साहूकार, सेठ, दोस्त, यार, इन पर निर्भर का कोई नियम कानून ही नहीं है। जो उसने लिख दिया कि शर्त पर भैया कि हमको 15% देना, 25 तारीख को दे देना, नहीं तो ये समझ लेना, ये कर लेंगे, तो बेचारे मजबूर हैं। और उनको, वो छोटे लोग होते हैं और वो हमेशा कर्ज के जाल में फंसते जाते हैं। अब देखिए, कह रहा है कि लेकिन बैंक हमारी उच्च आय क्यों चाहेगा। अब वो कह रहे हैं कि ये छोटा किसान है। अब देखिए, अब ये जब खेती करेगा तो अब कहते हैं कि ये जब लोन लेने जाएगा तो इसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि बैंक इनको सामान तरीके से जो है लोन दे दे। तब ये क्या कहते हैं, कर्जदाल में, जो सेठ साहूकारों के कर्जदाल में ऐसे किसान फंस जाते हैं।
वो इसीलिए कर रहा है, लेकिन बैंक हमारी उच्चाई क्यों नहीं चाहेगा? तो कहे कि बैंक इसीलिए कर रहा है कि बैंक क्यों नहीं चाहेगा कि हमारी उच्चाई हो, लेकिन ऐसा हमारे पास है नहीं। औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ज़्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं। इसलिए अनौपचारिक ऋण करदाता को अधिक महंगा पड़ता है। ऋण की ऊंची लागत का अर्थ है कि कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में भी ही खर्च हो जाता है। इसको आप सभी जानते हैं। इसलिए कर्जदारों के पास अपने के लिए कम आय बचती, जैसा कि हमने सोनपुर के श्यामल के मामले में देखा। कुछ मामलों में ऋण की ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने की रकम कर्जदार की आय से अधिक हो जाती है। इसके कारण ऋण का बोझ बढ़ जाता है, जैसा कि हमने सोनपुर की रमा के मामले में देखा, और व्यक्ति ऋण के जाल में फंस जाता है। ऐसा भी संभव है कि जो लोग कर्ज लेकर अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं वे ऋण की अधिक लागत को देखकर पीछे हट जाएं। इन सभी कारणों को देखते हुए बैंकों और सहकारी समितियों को ज़्यादा कर्ज देना चाहिए। इसलिए इसके ज़रिए लोगों की आय बढ़ सकती है और उनके बहुत से लोग अपनी विभिन्न ज़रूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे। वे फसल उगा सकते हैं, कोई कारोबार कर सकते हैं, छोटे उद्योग इत्यादि लगा सकते हैं, वे नया उद्योग लगा सकते हैं या वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। सस्ता, अब देखिए उसका उपाय बता रहा है, कह रहा है कि अगर ऐसी स्थिति है कि दो छोटे लोग इस कर्ज के जाल में फंस जाते हैं तो उनका उपाय ही बता रहा है कि ऐसी स्थिति को देख के बैंक और सहकारी समितियों को ज़्यादा कर्ज देना चाहिए, है ना। और क्यों कहता है बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कि छोटा मोटा उद्योग शुरू करना चाहते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि कृषि ऋण का लागत इतना अधिक है, ऋण ज़्यादा है कि न तो उनको मिल पा सकता है, उनको मिलना भी नहीं है ना। तो कहता है कि जब मिलेगा बेचारे व्यवसाय कैसे करेंगे। तो कहे बैंक सहकारी समितियों को ऐसी स्थितियों में सहयोग करना चाहिए कि वो छोटे मोटे उद्योग करने के लिए भी जो अपना लोन उनको दे दे, जिससे कि अपना व्यवसाय शुरू करके वो खुद के लिए भी काम करें, साथ साथ दूसरों को भी रोज़गार मुहैया कराएँ। सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। वही कह रहे हैं कि जिसकी जैसी सामर्थ्य है, अगर मान लीजिए कि वो एक अच्छा उद्योग को स्थापित कर सकता है लेकिन उसके पास सामर्थ्य नहीं है, तो ऐसे लोग सहयोग करना चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि आज के समय में एक स्कीम चलती है स्टार्टअप में क्या होता है, सरकार जो है एक मतलब कि न्यूनतम शर्तों पर लोगों को ऋण उपलब्ध करवा रही है, जिससे कि आसानी से रोज़गार लोगों को उद्योग स्थापित हो सके। साथ साथ उद्योग होगा तो रोज़गार के अवसर होंगे, रोज़गार के अवसर होंगे तो आर्थिक संपन्नता होगी, आर्थिक संपन्नता होगी तो लोगों की गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी। ऐसी तमाम स्कीम इसमें चल रही है। लेकिन अभी चूँकि हम NCERT पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए इसमें जहाँ जो कहा गया है उसी की बात करते हैं। आलेख 2 में शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए क्या ऋण अनौपचारिक और औपचारिक महत्व को दिखाया गया है। आलेख 2 में गरीब से अमीर लोगों को 4 भागों में बांटा गया। आप देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्र के निधन परिवारों को कर्जों की 54% ज़रूरतें अनौपचारिक खातों से पूरा होती है। इसकी तुलना आप शहरी इलाकों के अमीर परिवारों से कीजिए, क्या आप देखते हैं कि उनके केवल 70% कर्ज अनौपचारिक स्रोतों जबकि 83% औपचारिक स्रोतों से ही है। इस तरह से की तस्वीर ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। अमीर परिवार औपचारिक ऋणदाताओं को सस्ता ऋण ले रहे हैं, जबकि गरीब परिवारों को कर्ज के लिए आमतौर से ब्याज की दरें बहुत अधिक होती है। यह उधार, इसको अब देखिए यहाँ समझना आवश्यक है। कुछ आंकड़े होते हैं जिसको मैं स्किप कर जाता हूँ, जिसे समझाया गया है उसका कोई मतलब नहीं था। अब देखिए क्या कहते हैं, इसको समझिए तो आपको सब क्लियर हो जाए। शहरी परिवारों द्वारा लिए गए कुल ऋण का प्रतिशत औपचारिक कितना प्रतिशत था, अनौपचारिक। अब देखिए शहरी क्षेत्र में गरीब परिवार का क्या है, नीला ऋण का प्रतिशत गरीब परिवार को क्या 46% है, ठीक है ना। नारंगी अनौपचारिक, ये औपचारिक स्रोत से गरीब को क्या है 46% है और अनौपचारिक स्रोत से 54% है।
कम संपत्ति वालों की स्थिति क्या है कि वो औपचारिक स्रोत से उनको जो ऋण का प्रतिशत है 62% है ना। दूसरी तरफ क्या है कि ये नारंगी को देखिए, नारंगी वाला क्या अनौपचारिक, मतलब सेठ साहूकार के लिए 38% है। समृद्ध परिवार की स्थिति क्या है, इनको जो औपचारिक मतलब ऑफिशियल सोर्स से 73% मिल रहा है और अनौपचारिक सोर्स से मतलब सेठ साहूकार से केवल 27%। और अमीर लोग तो 83% जो है कम ब्याज दरों पर ही ले रहे हैं, केवल 17% लोग जो है वो सेठ साहूकार के मकड़जाल में हैं। तो वही स्थिति को कि वो तुलना कर रहा है, जिसको कि आप समझ गए। आय बढ़ाने का काम ही कर पाते हैं, इसलिए बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि कर्जदारों को औपचारिक स्रोतों पर निर्भरता घटे। दूसरा, यदि एक तरफ औपचारिक स्रोत के ऋणों का विस्तार होना चाहिए तो दूसरी ओर यह भी ज़रूरी है कि यह ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो सके। वर्तमान समय में अमीर परिवार ही औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, जबकि गरीब परिवारों को अनौपचारिक स्रोत पर ही निर्भर करना पड़ता है। यह जरूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो ताकि गरीब परिवार को भी सस्ते ऋण का फ़ायदा उठा सके। अब आप देखिए, विजय माल्या, नीरव मोदी और क्या नाम था वो क्रिकेट बोर्ड का था, वो भी सब मोदी है ना, ऐसे लोग जो हैं इनको बैंक ने कई हज़ार करोड़ों का लोन दे दिया और वो देश की संपत्ति लेकर के फरार हो गए। कई लंदन में बसे हैं, कोई यहाँ बसे हुए, कोई कर रहे हैं। मतलब क्या था, बड़ों को तो इतने लोन मिल गए, लेकिन एक सामान्य आदमी अगर 4 लाख भी लोन लेना चाहे तो उसको इतनी फॉर्मेलिटीज़ बैंक वाले कर देंगे। उनकी मजबूरियाँ होती हैं कि वो आदमी ना उसको पूरा कर पाता है ना वो लोन पाता है। तो वही कहते हैं कि इनकी शर्तों को और सामान्य लोगों तक भी अगर ये ऋण पहुंच सके, गरीब दिखाया, आंकड़े दिखाया ना कि अमीर लोग कितना फ़ायदा उठाए, गरीब लोग, मतलब 4 बॉक्स में दिखाया गया है कि अमीर और गरीब की निर्भरता अलग अलग आमदनी के स्रोत पर कितनी है। तो उसमें हम यही देख रहे हैं कि जो अमीर वर्ग क्रम से बढ़ता जा रहा है वो औपचारिक मतलब ऑफिशियल सोर्स पर उनको लोन मिलना आसान है, जहाँ तक कि गरीब का प्रश्न है उनको लोन लेना मुश्किल हो रहा है। तो वो उन्हीं के समाधान की बात कर रहा है कि ऐसे किया जाए ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का लाभ उठा सके, ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए। अब वो क्या कर रहे हैं कि क्या आप मानते हैं कि बैंक मुझे ऋण देगा? नहीं देगा। इनकी स्थिति जो है देख करके वो खुद ही कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, ये गद्दा की तगाई कर रहे हैं, गद्दा सिल रहे हैं, कर रहे हैं, वो खुद ही कर रहे हैं। क्या आपको लगता है नहीं मिलेगा? वो उसी बता रहा है वो, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब है कि बैंक इन पर भरोसा ही नहीं कर पाएगा। निर्धनों के स्वयं सहायता समूह, पिछले खंड में हमने देखा कि निर्धन परिवार ऋण के लिए अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर हैं। ऐसा क्यों? भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है। जहाँ कहीं मौजूद भी है तो बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है। जैसा कि हमने मेघा के मामले में देखा कि बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋणाधार और विशेष कागजात की आवश्यकता पड़ती है। ऋणाधार की अनुपलब्धता एक प्रमुख कारण है जिसे गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाते। दूसरी अनौपचारिक ऋणदाता जैसे साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और इस कारण अक्सर बिना ऋणाधार के भी ऋण लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्जदार ज़रूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना भी नया ऋण कर देने के लिए साहूकार के पास जा सकते हैं।
महाजन ब्याज की दरें बहुत ऊंची रखते हैं, लेन देन की लिखा पढ़ी भी पूरी नहीं करते हैं और निर्धन कर्जदारों को तंग करते हैं। हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों, विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूहों में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने के अब आधारित है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं ना। एक विशेष स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15-20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपये से लेकर 100 रुपये अधिक भी हो सकती है। यह परिवारों की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करती है। सदस्य अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले सकते हैं। समूह इन कर्जों पर ब्याज देता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण लेने के लिए योग्य हो जाता है। अब कहते क्या है कि आपस में ही लोग, गांव के लोग, पड़ोसी लोग आपस में एक लिमिटेड टाइप का बैंक बना लेते हैं, है ना। वो पूंजी इकट्ठा करते हैं और वो ब्याज भी देते हैं उसका। मतलब कि आपस में ही गरीब लोग छोटे छोटे ब्याज से पैसा इकट्ठा करते हैं, जिसको जो आवश्यकता होती है वो ले लेता है। और साथ ही साथ ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि वो जो ब्याज होता है उस ब्याज का सबको यूनिफॉर्म वितरण होता है, बराबर होता है। अगर 20 लोगों ने जमा किया, मान लीजिए 2-3 लोग लगातार ले रहे हैं, एक ऐसा भी आदमी जो लगातार नहीं ले रहा है और उसको ब्याज तो लिमिटेड मिल रहा है उसी ग्रुप के, लेकिन वो पैसा ब्याज किसी व्यक्ति विशेष को नहीं मिल रहा है, वो उस ग्रुप में जा रहा है। तब कुछ दिनों बाद ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि वो ग्रुप एक स्थापित ग्रुप हो जाता है जिसके पास एक पूंजी होती है, उसका एक नियम कानून होता है और वो अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा सकता है एक तरह से। तो बैंक भी मानता है कि नहीं, यह एक भरोसेमंद ग्रुप बन चुका है और फिर वो ग्रुप लोन ले लेता है और वो ग्रुप लोन लेकर के जिसके के सभी हिस्सेदार होते हैं, सभी की जिम्मेदारी होती है, वो कम ब्याज पर बैंक उनको उस ग्रुप को तब लोन देता है, न कि व्यक्ति विशेष को। तो उस ग्रुप के लोन से क्या होता है कि ग्रुप के सदस्य उसी फिर जो समिति बनती है, स्वयं सहायता ग्रुप होता है, वो उन्हीं से पैसे लेकर के अपना काम करते हैं। इस प्रकार साहूकारों के चुंगल से वो बच जाते हैं। इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों को सृजन करना। उदाहरण के लिए सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज अपनी गिरवी ज़मीन छुड़वाने के लिए, कार्यशील पूंजी की ज़रूरतें, बीज, खाद, बाँस खरीदने के लिए, घर बनाने, सिलाई बनाने की मशीन, सिलाई की मशीन, हथकरघा, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए दिए जाते हैं। अभी लोग क्या करते हैं कि ये ग्रुप जो है छोटे मोटे व्यवसाय का भी काम करता है। मान लीजिए किसी ने कहा भाई मेरे पास सिलाई मशीन तो नहीं है, नहीं तो मैं सिलाई से कपड़ा सिल कर पैसा कमाता, तो कहेंगे भाई ठीक है 5,000 रुपये चाहिए, तुम सिलाई मशीन ले लो इसमें से। अब वो सिलाई मशीन ले लिया, आसानी से उसको मिल गया, उसने अपना रोज़गार शुरू कर दिया। किसी ने कहा भाई मैं मधुमक्खी का पालन करना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं जैम बनाना चाहता हूँ, किसी ने कहा मैं अचार बनाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये छोटी पूंजी में उसने व्यवसाय किया और उसको मार्केट में बेचा, जो पैसा आया फिर उसे समिति को वापस कर दिया, ग्रुप को। इस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी भी समूह की होती है। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाया तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। इसी कारण बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण लेने के लिए तैयार हो जाते हैं जब वे अपने को स्वयं सहायता ग्रुप के समूहों में संगठित कर लेते हैं, यद्यपि उनके पास कोई ऋण आधार नहीं होता है। इनका आधार क्या है? जो ग्रुप बन गया वही उसी को बैंक का आधार मान लेता है। और चूँकि आपस में ही लोगों की होती है, इसमें दूर के लोग नहीं होते हैं, तो आपस में एक सामंजस्य होता है कि अगर कोई आदमी समय से ऋण नहीं लौटा रहा है तो दूसरा पर चढ़ बैठता है, अरे भाई तुम ली थी क्यों नहीं दे रही हो। वो झंझट वो ग्रुप ही का है, आपस में ग्रुप ही भी लोग निपट लेते हैं, उनको बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरीके से स्वयं सहायता समूह के कर्जदारों को ऋणाधार की कमी की समस्या तो उबारने में मदद मिलती है। उन्हें समयानुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है।
इसके अतिरिक्त यह समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती हैं, बल्कि समूह की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक आम मंच मिलता है, जहां वे तरह तरह के सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य, पोषण और घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा भी कर लेती है। अब मान लीजिए कि गाँव की 10 औरतों ने मिलकर के स्वयं सहायता ग्रुप बना लिया। अब वो इकट्ठा हो रही हैं, कोई सिलाई का काम कर रहा है, कोई अचार बनाने का काम कर रहा है, कोई मुरब्बा बनाने का काम कर रहा है, व्यवसाय सभी कर रहे हैं उससे छोटे से पैसे लेकर के, और आपस में मिल करके वो चूँकि वो अलग अलग परिवार से हैं, उनकी अलग अलग समस्याएं हैं, और हर एक अपने एक दूसरे को विचार रखने पर वो सामाजिक समस्याओं को भी चर्चा करती हैं और उनका भी एक समाधान निकालने में सफल हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हर एक के सामने कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं और आपस में मिलकर के एक अच्छा सकारात्मक समाधान वो निकाल लेती हैं। अभी दिखा रहा है गुजरात में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह की बैठक। देखिए आपस में औरतें बैठी हुई हैं और वो आपस में अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा भी कर रही हैं। क्या उनका बिंदु हो सकता है, कोई कुछ कहता है कि भाई हमारे यहाँ तो ये समस्या है, फलाने के यहाँ ये समस्या है, उनके यहाँ ये समस्या है, तो ये कहती हूँ अरे भाई ऐसे क्यों नहीं कर रही, तो ये कहती हूँ नहीं ये बात है, तो ये कहती हूँ नहीं देखो इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ये कहती हूँ ऐसे कहती, ये कहती हूँ नहीं भाई ऐसे कर लो, ये कहती नहीं भाई देखो सब मिल कहते नहीं ये जो बहन जी कह रही नहीं ये वाला सही है। अंत में एक सामूहिक निर्णय होता है, समस्याओं का भी, सामाजिक समस्याओं का भी समाधान हो सकता है आर्थिक समस्याओं के साथ। अब एक देखिए, एक ऐसे बैंक का जिक्र करने जा रहे हैं, माना कि इनका तो इस समय इनके बारे में क्या कहूँ भी आप खैर देखिएगा। माना कि आधार इनका बहुत अच्छा, बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का उचित ब्याज दरों पर गरीबों की ऋण ज़रूरतों को पूरा करने का एक सफल इतिहास रहा है। इसकी शुरुआत, माना कि देखिए उद्देश्य बहुत अच्छे रहे, लेकिन बाद में ये व्यक्ति विशेष कारण क्या पता 1970 में एक छोटे पैमाने पर हुई। वर्ष 2018 में ग्रामीण बैंकों के करीब 8 लाख सदस्य थे, जो बांग्लादेश के लगभग इतने गाँव में फैले हुए थे। इससे ऋण लेने वाली ज़्यादातर महिलाएं हैं, जिनका संबंध समाज के गरीब तबके से है। इन कर्जदारों ने दिखा दिया कि वे न केवल गरीब महिलाएं भरोसेमंद कर्जदार हैं, बल्कि वे अपनी विभिन्न तरह की छोटी आय वाली गतिविधियों को सफलतापूर्वक शुरू करने के लिए चला सकने में सक्षम हैं। अब देखिए क्या कहते हैं, अगर गरीब लोगों को सही और उचित शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है तो लाखों छोटे लोग अपनी लाखों छोटी छोटी गतिविधियों के जरिए विकास का सबसे बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। ये कौन है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं, ग्रामीण बैंक के संस्थापक। 2006 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, सम्मानित किया गया, इन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया गया। लेकिन आज बांग्लादेश में जो कुछ भी हो, इसके पहले आप तो मान लीजिए नई सरकार आ गई है, इसके पहले जो वहाँ पर विध्वंसकारी घटनाएं हुई हैं उन सब के पीछे इन्हीं महोदय का नाम आता है। अब देखिए क्या है, कहते हैं कि इस अध्याय में हमने मुद्रा के आधुनिक रूपों तथा बैंकिंग प्रणाली से इसके संबंधों को देखा है। एक तरफ जमाकर्ता अपना धन बैंकों में रखते हैं, दूसरी तरफ कर्जदार बैंकों से ऋण लेते हैं। आर्थिक गतिविधियों के ऋण की ज़रूरत होती है। जैसा कि हमने देखा, ऋण के सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, कुछ परिस्थितियों में वे कर्जदार की स्थिति और बदतर कर सकते हैं। ऋण विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होते हैं। ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के स्रोत होते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक ऋणदाताओं में ऋण की शर्तों में बहुत अधिक फर्क हो सकता है। वर्तमान समय में अमीर परिवार औपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया ना, विजय माल्या, सुशील मोदी और नीरव मोदी की बात मैंने किया। जबकि गरीबों को अब भी अनौपचारिक स्रोत पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यह अनिवार्य है कि औपचारिक क्षेत्र के कुल ऋणों में वृद्धि हो, ताकि महंगे अनौपचारिक ऋण पर से निर्भरता कम हो। साथ ही बैंकों और सहकारी समितियां इत्यादि से गरीबों को ऋण मिलने वाले औपचारिक ऋण का हिस्सा बढ़ना चाहिए। ये दोनों कदम विकास के लिए आवश्यक हैं। ये उसका उपाय बताया। पहले समस्याओं को दिखाया गया है, पहले मुद्रा के बारे में बताया गया है, साख के बारे में बताया गया है, फिर उसके बदलते स्वरूप के, उसके सकारात्मक और
नकारात्मक दोनों ही रूप को दिखाया गया है कि आप इस पे कैसे सफल हो सकते हैं, कैसे आप इस चीज़ को काम कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो आपने ये देखा कि हमने जो है मूल रूप से मुद्रा और साख के विषय में आपको एक सरल भाषा में चीज़ों को और कुछ अतिरिक्त बिंदुओं को जोड़ते इन बातों को समझाने की कोशिश किया है। यूँ तो आप करीब करीब इन सभी परिस्थितियों से वाकिफ़ हैं, है ना, आपको सब मालूम है। इस समाज में रहने वाला, चूँकि साक्षरता हमारे देश में बहुत अच्छी इस समय हो चुकी है, करीब करीब हर व्यक्ति इन परिस्थितियों को समझता है। लेकिन अब यही है कि बाद में जो सारांश में उपाय बताए गए हैं कि हमें ऋण के नकारात्मक प्रभाव को बचाना है, तो उस पर क्या किया जा सकता है। सहकारी समितियों के बारे में चर्चा किया, जैसा कि बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस के ग्रामीण बैंक का उन्होंने उदाहरण दिया। माना कि वो बहुत अच्छा प्रयास था। मैं व्यक्ति विशेष की अन्य चीज़ों की चर्चा नहीं करना चाहता हूँ कि मोहम्मद यूनुस ने क्या किया, लेकिन अपने देश की जनता के लिए उन्होंने क्या किया, कैसे किया, उसके सकारात्मक प्रभाव को दिखाया गया है। और आशा है कि मैंने अपनी बात को समझाने की कोशिश किया है और आप उस बातों को समझ भी गए हैं। अगले टॉपिक में हम किसी अन्य विषय पे चर्चा करेंगे। टिल देन, बाय बाय।